कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से छत्तीसगढ़ी भाषा की अगली क्लास की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में आप लोगों ने छत्तीसगढ़ी को जाना था कि भाषा के रूप में उसका विकास कैसे हुआ, उसके उद्गम के स्रोतों के बारे में हम लोगों ने परिचर्चा की। फिर साहित्य विकास के क्रम में हम लोगों ने गाथा युग और भक्ति युग के बारे में जाना था। तो उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट जो आधुनिक युग है वो हम आज की क्लास में शुरू करेंगे। तो आधुनिक युग का इतिहास लगभग जो छत्तीसगढ़ी साहित्य का है वो 1900 से शुरू होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, आधुनिक युग का साहित्य विकास ये 1900 के बाद के क्रम को माना जाता है। अब आधुनिक युग को पुनः 3 सेक्शनों में बांटा गया है। तो ये 3 सेक्शन आप ध्यान में रखिएगा कि 1900 से 1925 तक के काल को इसके आरंभिक काल के तौर पे देखा जाता है। आरंभिक दैट आफ्टर 1925 से 1950 के काल को विकास काल की तरह माना गया है और 1950 से आगे जो अब तक कंटिन्यूअस है, जो युग चल रहा है वहाँ तक, इसको कहा जाता है प्रयोगवादी प्रगति काल, या इसे कुछ साहित्यकार नए स्वर का युग भी कहते हैं। ये ध्यान में रखिए। इसको आरंभिक या शैशव काल भी कहते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं नाम। तो इन 3 कालखंडों में वितरण का महत्व तो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको जो प्रश्न पूछा जाता है छत्तीसगढ़ी साहित्य से संबंधित, वो डायरेक्ट इसमें से साहित्यकारों की परिचर्चा वो करता है। तो 1900 के आरंभिक काल में अगर माने तो पंडित सुंदरलाल शर्मा से ये शुरू होता है। उनके लेखन के बाद से ही छत्तीसगढ़ी साहित्य को आप मान सकते हैं, और उसके बाद ये कालक्रम चलते जाता है। आज प्रयोगवादी विकास काल में अगर आप देखते हैं विकास काल के बाद, तो विमल कुमार पाठक, विनय कुमार पाठक जी जैसे जो साहित्यकार हैं ये सब इसमें शामिल है। तो हम इसको फर्दर अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे, इन सभी साहित्यकारों का हम एक साथ विवेचना करेंगे, क्योंकि आपसे सीधे सीधे सवाल जो पूछे जाते हैं वो साहित्यकार और उनके साहित्य रचनाओं के बारे में होता है। एक के बाद एक जितने भी साहित्यकार हैं उनके बारे में परिचर्चा करता चले जाऊंगा। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे, और आप कोशिश करिए पढ़ते पढ़ते जो नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स में ही जो मुख्य बातें हैं वो नोट डाउन करते हुए चले जाए। तो सबसे पहले साहित्यकार हैं हीरालाल काव्योपाध्याय जी। इनके बारे में आप सभी जानते हैं, ये छत्तीसगढ़ी व्याकरण के पहले रचनाकार हैं और इनको छत्तीसगढ़ का पाणिनि भी कहते हैं। पाणिनि, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, उन्होंने संस्कृत की पहली व्याकरण की रचना की थी। तो संस्कृत के व्याकरण रचनाकार हो गए पाणिनि जी, और छत्तीसगढ़ी व्याकरण के जो रचनाकार हो गए वो हीरालाल काव्योपाध्याय जी। तो इसीलिए इनको कहा जाता है छत्तीसगढ़ का पाणिनि। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त हीरालाल काव्योपाध्याय जी की जो, क्योंकि ये पहली व्याकरण है छत्तीसगढ़ी की, तो ये कब रचित की गई थी और कब प्रकाशित की गई थी, ये दोनों ही तथ्य आपसे पूछता है एग्जाम में, और दोनों के जो ईयर हैं वो अलग अलग है। तो इस व्याकरण की रचना उन्होंने की कब की, तो 1885 में उन्होंने इसकी रचना कर दी थी, मतलब हैंड रिटन उन्होंने लिख दिया था। पर ये प्रकाशित कब हुआ, ये जब प्रश्न आपसे पूछे तो ये 1890, मतलब जस्ट 5 साल बाद जॉर्ज ग्रियर्सन साहब जो हैं उनकी पुस्तक को बंगाल एसोसिएशन के माध्यम से छपवाते हैं। तो उसी के बाद फिर वो हमको एक प्रिंटेड फॉर्म में व्याकरण हमको मिलता है। उससे पहले वो हस्तरचित रचना बन चुकी थी 1885 में। तो दोनों ही ईयर आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद पिछले कुछ एग्जामों से हम लोग देख रहे हैं कि हीरालाल काव्योपाध्याय जी के जो जीवन परिचय है उनसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं कि हीरालाल जी का जो पूरा नाम है हीरालाल चन्नाहू, जो कि चंद्राकर बेसिकली छत्तीसगढ़ के कुर्मी समाज है उनसे रिलेट करते हैं। तो ये नाम एक बार पूछा गया है, इनका पूरा नाम क्या है, तो उसमें लिखा हुआ आया था हीरालाल चंद्राकर, और उसी को उन्होंने आंसर लिया था। तो दोनों ही आप ध्यान में रखेंगे। उनका जो
शुद्ध नाम है वो हीरालाल चन्नाहू है, जबकि चंद्राकर गोत्र से वो बिलोंग करते हैं। इसके बाद हीरालाल उनका नाम हो गया, तो काव्य उपाध्याय जो है वो उनकी उपाधि है। तो ये उपाधि किसने दी ये भी आप यहीं पे जान लीजिए और इसको आप दिमाग में बसा के रखिएगा। तो उनको जो ये काव्य उपाध्याय जी की उपाधि मिली थी ये 1884 में दी गई थी। और किसने दिया था? तो सौरेंद्र मोहन टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं और इन्होंने बंगाल का जो संगीत अकादमी है उसके माध्यम से ये उपाधि उनको दी थी। तो ये तीनों ही फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। और किस लिए दिया था ये पूछे तो बाल उपयोगी गीत ये रचना लिखते थे जो हीरालाल काव्य उपाध्याय जी हैं हमारे, वो बालकों से संबंधित कई रचनाएं करते थे, तो उन्हीं रचनाओं पे उनको ये अवार्ड दिया गया था। इसके अतिरिक्त अगर उनके प्रोफेशन की आप बात करें तो वो धमतरी ज़िले में वहाँ एक एंग्लो वर्नाकुलर टाउन स्कूल था, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम का, तो वहाँ के वो हेड मास्टर भी थे। तो चूँकि वो बच्चों से जुड़े हुए थे और बच्चों के विषयों में उनको बहुत इंटरेस्ट था, उनके मोटिवेशन के लिए, उनको समझाने के लिए वो गीतों के माध्यम से कई रचनाएँ करते थे और उनको सुनाते थे। तो ये रचनाएँ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जितना कि छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली व्याकरण है, यही आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट साहित्यकार की ओर चलते हैं हम। तो इनका भी नाम इनसे मिलता जुलता है, डॉक्टर हीरालाल शुक्ल। तो इनका नाम आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इनको भी यहीं पे आप समझ लीजिए और ध्यान रखिए। इनकी सबसे प्रमुख जो कृति है आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास, और ये 7 संस्करणों में ये किताब आई है। मतलब बस्तर के रामायण कालीन इतिहास से लेके आधुनिक काल तक के पूरा उनका विश्लेषण है, एक के बाद एक 7 वर्जनों में। तो ये सबसे प्रमुख रचना है हीरालाल शुक्ल जी की, आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त आदिवासी संस्कृति, फिर संगीत एवं नृत्य, उसके बाद प्राचीन बस्तर अर्थात दंडकारण्य का साहित्यिक इतिहास, ये सांस्कृतिक इतिहास, ये इनकी प्रमुख रचना है। इनको भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये डायरेक्ट पूछने वाले प्रश्न बनते हैं। आप सभी को पता है कि रचना आपको उठा के दे देगा और पूछेगा किस साहित्यकार की है, या कभी कभी ऐसे करते हैं कि साहित्यकार का नाम आपको दे देंगे और बोलेंगे इनकी प्रमुख किसी एक रचना का आप नाम लिखिए। तो कम से कम सभी साहित्यकारों के 1 से 2 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए जो प्रमुख साहित्यकार हैं, और हम पूरी क्लास में कोशिश करेंगे जितने प्रमुख साहित्यकार हैं और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो आप तक पहुंच जाए। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे साहित्यकार हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। इनको आप सभी जानते हैं, इनको छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की सबसे प्रमुख कृति जो आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ी दान लीला, ये कई बार एग्जामों में आ चुका है, इसके तदार्थ कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आप भी ध्यान रखिएगा। ये प्रथम खंड काव्य माना गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी जो दान लीला है एक खंड काव्य है। काव्य आप जानते हैं महाकाव्य और खंड का। महाकाव्य में बहुत सी घटनाओं का एक जगह वर्णन होता है, जैसे रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं, जबकि उसी के किसी एक अध्याय पे ही बात की जाए। जैसे अगर रामायण की मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं तो उसमें लंका कांड, सुंदर कांड, बहुत से कांड है, वो अध्याय हैं। तो उन्हीं में से किसी एक अध्याय पे कोई रचना हो तो वो खंड काव्य हो जाता है। तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो पहली खंड काव्य की रचना मानी जाती है वो यही है, छत्तीसगढ़ी दान लीला। और ये किससे संबंधित है ये भी प्रश्न आ चुका है। तो ये श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं पर आधारित पुस्तिका है। उसी बाल लीलाएं जो भी उन्होंने की थी उन्हीं का इन्होंने वर्णन इसमें किया है, छत्तीसगढ़ी दान लीला। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं भक्ति से संबंधित भी रही हैं और कुछ जो है राजनीतिक संदर्भों से भी रही हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा की। तो वो देख लेते हैं। प्रहलाद चरित्र ये एक नाटक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सच्चा सरदार ये आ चुका है एग्जामों में, ये उपन्यास है, राइट। इसके बाद ध्रुव आख्यान, ध्रुव जैसे कि भगवान विष्णु के भक्त थे, ये उन्हीं पे ये एक नाटक की रचना है। फिर करुण पच्चीसी ये भी आपको याद रखना है। फिर सीता परिणय ये एक नाटक है। पार्वती परिणय ये भी एक नाटक है। इसके बाद राजनीतिक संदर्भों से रिलेटेड जो कुछ रचनाएं हैं वो है विक्टोरिया वियोग, उसके बाद एडवर्ड का राज्य अभिषेक,
ये दोनों राजनीतिक संबंधित संदर्भ हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है आपसे। इसके बाद कंसवध, ये खंड काव्य है, इसको भी याद रखिएगा। विक्रम शशिकला नाटक है इनके द्वारा रचित। फिर राजिम क्षेत्र, ये राजिम क्षेत्र की महत्ता पे बात करते हुए, राजिम क्योंकि राजिम से ही पंडित सुंदरलाल शर्मा बिलोंग करते थे और बहुत से कार्यक्रम जो है, बहुत से जो सामाजिक परिवर्तन के जो कार्यक्रम है उन्होंने राजिम से चलाए हैं। तो उसी के बारे में राजिम क्षेत्र का महात्म, ये एक रचना उनकी है। फिर छत्तीसगढ़ी रामायण, ये एक काव्य है और ये छत्तीसगढ़ी रामायण को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का रामायण, छत्तीसगढ़ी रामायण, छत्तीसगढ़ के रामायण, ऐसा करके बहुत सी रचनाएं आएंगी और इनके रचनाकार अलग अलग हैं। तो ये एकदम परफेक्ट दिमाग में रखिएगा कि कौन सी रचना किसकी है। ये है छत्तीसगढ़ी रामायण, ये काव्य है, छोटी सी काव्य है, मतलब रामायण के बारे में संदर्भित, और ये पंडित सुंदरलाल शर्मा की कृति है। इसके बाद सतनामी भजनमाला, ये मतलब गीत संग्रह है सतनामी भजनमाला। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है श्री कृष्ण जन्म स्थान, ये पत्रिका है। जब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जेल में थे उस समय इन्होंने हस्तलिखित एक पत्रिका का संपादन किया था, वो हाथ से ही लिखते थे उस पेपर को और बाहर ये सर्कुलेट होता था। तो इसका नाम क्या है, ये कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, तो श्री कृष्ण जन्म स्थान, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त दुलरवा, इनके द्वारा प्रकाशित एक मासिक पत्रिका थी, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि इनको छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। साथ ही साथ प्रथम खंड काव्य जो कि छत्तीसगढ़ी दान लीला है, तो प्रथम खंड काव्यकार भी कहे जाते हैं या प्रबंध काव्यकार भी कहे, मतलब प्रबंधित रूप से किसी ने छत्तीसगढ़ में अगर रचना लिखनी प्रारंभ की है तो वो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। तो इनके जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं आपको पता हो गए हैं और इनको आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने अगले साहित्यकार की ओर, पंडित मुकुटधर पांडे। पंडित मुकुटधर पांडे को छायावाद, मतलब पूरे भारत में छायावाद मतलब साहित्य की एक अलग विधा है, तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, मतलब इन्हीं से छायावाद की शुरुआत हुई है ये माना जाता है। और ऐसी इनकी कौन सी रचना है जो छायावादी पहली कृति मानी जाती है, तो वो है कुर्री के प्रति। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ये छायावाद की प्रथम कविता है, कुर्री के प्रति, पंडित मुकुटधर पांडे। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, मुकुट, मुकुट के पीछे छाया, तो छायावाद के प्रवर्तक। तो यहीं से आपका जो विजन है वो क्लियर रहेगा कि छायावाद के प्रवर्तक जो है मुकुटधर पांडे है। इसके अतिरिक्त पूजा के फूल, इनका एक काव्य संग्रह है। शैलवाला उपन्यास है। फिर मेघदूत, मेघदूत का इन्होंने छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था, जो कालिदास की मूल कृति है मेघदूतम, संस्कृत की रचना है, और इन्होंने उसको छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था मेघदूत के नाम से। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर लक्ष्मा एक उपन्यास है जो इनकी रचना है। फिर मेरा हृदय दान, ये कहानी है इन्हीं की रचना। फिर छायावाद पे इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं, उसमें से प्रमुख जो है छायावाद और श्रेष्ठ निबंध, मतलब छायावाद को उन्होंने समझाया है और छायावादी निबंध कैसे लिखा जा सकता है, इस बारे में इस किताब में परिचर्चा की है। फिर स्मृति कुंज और विश्वबोध, ये दोनों भी प्रमुख किताबें हैं इनकी। तो इनकी रचनाओं में से जो विशेष रचना है वो आपके पास अब उपलब्ध है, इनको आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर इनके व्यक्ति परिचय के बारे में जाएं तो 1976 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि छायावाद के प्रवर्तक हमारे जो मुकुटधर पांडे हैं उनको कब पद्मश्री मिला है, 1976 में। ये आपको जीएस में भी फैक्ट की तरह छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अपने अगले साहित्यकार की तरफ, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ये मुकुटधर पांडे के ही भाई हैं, दोनों भाई साहित्य रचनाओं में पारंगत थे, उन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं। तो इनको पहले तो जान लीजिए, इनको कहा जाता है छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से छत्तीसगढ़ी की प्रथम नाटक कौन सी है, तो वो है कलिकल। ये लोचन प्रसाद पांडे जी की रचना है, प्रथम नाटककार यही है, और प्रथम नाटक जो हो गया वो कलिकल। इसके अतिरिक्त ये बेसिकली बिलोंग करते थे पुरातात्विक स्थलों के बारे में अध्ययन इनको बड़ा अच्छा लगता था, इतिहास से संबंधित वस्तुओं को इनको जानना अच्छा लगता था। तो उस रूप में भी ये काफ़ी छत्तीसगढ़ में फेमस थे, और उनसे संबंधित भी इन्होंने कई रचनाएं की हैं, जैसे कि किरारी का काष्ठ स्तंभ, ये पुरातत्व निबंध है, पुरातत्व साक्ष्यों पे बात है इसमें किरारी के काष्ठ स्तंभ के बारे में। फिर गुंजी का शिलालेख, ये भी इनकी
रचना है। फिर रघुवंश सार, ये भक्ति भाव से रिलेटेड एक रचना है इनकी। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी ग्रामर पे उन्होंने एक किताब लिखी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अ ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी, मतलब हिंदी से, पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी का जो उद्भव है उसके बारे में इन्होंने इस किताब में परिचर्चा की है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर कुछ छोटी छोटी रचनाएं हैं जैसे बाल विनोद, कुसुम माला, नीति माला, कौशल कौमुदी, ये भी इनकी रचना है। फिर भूतहा मंडल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार व्यापम के एग्जामों में आ चुका है। भूतहा मंडल किसकी रचना है? तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी के। फिर पद्म पुष्पांजलि और दो मित्र, एक उपन्यास है इनकी, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, इसी तरीके से लोचन प्रसाद पांडे के जो प्रमुख तथ्य हैं वो पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले साहित्यकार की ओर, जो कि पंडित बंशीधर पांडे। पंडित बंशीधर पांडे की जो पहली रचना है हीरू के कहानी, तो या हीरू के कहनी के रूप में चलता है, इसको छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यास माना गया है। और विश्व का फल, ये हिंदी नाटक है पंडित बंशीधर शर्मा जी की, और इनको छत्तीसगढ़ी का प्रथम उपन्यासकार माना गया है। हीरू के कहनी ही वो पहली उपन्यास मानी गई है छत्तीसगढ़ की। लेकिन कुछ साहित्यकार शिवशंकर शुक्ल को भी मानते हैं। शिवशंकर शुक्ल की जो मोंगरा है उसको वो छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यास मानते हैं। तो सीजीपीएससी में एक बार ये कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोनों ही नाम आपको इम्पोर्टेंट है, जैसे ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आप चुनाव करिएगा। अब चलते हैं अगले साहित्यकार की और हमारे, वो है केयूर भूषण साहब। केयूर भूषण साहब की काफ़ी रचनाएं लगातार एग्जामों में पूछते आ रहे हैं, पीएससी हो चाहे व्यापम हो, तो इनकी जो रचना है उनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो कुल के मर्जाद, ये छत्तीसगढ़ी उपन्यास है केयूर भूषण जी की। इसके अतिरिक्त लहर एक काव्य है। कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, बिलागे मतलब छत्तीसगढ़ी शब्द है, बिलाना मतलब गुम हो जाना होता है या गायब हो जाना। तो ये एक संदर्भ परिचर्चा है, उपन्यास है। इसमें उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि जो धान का कटोरा था छत्तीसगढ़, वो उत्पादन के तर्ज पे धान का कटोरा था, वो अब कम हो गया, मतलब किसानी जो कम हो गई है उस पर उन्होंने काफ़ी बात की है इस पर। इसके बाद कालू भगत, ये एक छत्तीसगढ़ी कहानी है। फिर रानी ब्राह्मण के दुर्दशा, ये छत्तीसगढ़ी का प्रथम निबंध माना गया है और इनको इसी के कारण छत्तीसगढ़ का प्रथम निबंधकार भी कहा जाता है। और ये कई एग्जामों में लगातार पूछा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देवता मन के भूतहा चाल, ये व्यंग है। व्यंग मतलब जिसमें हंसी मजाक या प्रशहन के चीज़ें होती हैं, वो वाली रचना है ये, देवता मन के भूतहा चाल। जैसे नाम से ही लग रहा है, देवता मतलब देवों की, भूतहा चाल, चाल मतलब उनकी जो अभी यथा स्थिति है वो भूतहा के सामान, मतलब भूत के सामान वो काम कर रहे हैं, ऐसा इसमें व्यंग किया गया है। इसके बाद जीवन परिचय इन्होंने लिखा है मिनी माता का। आपको पता है मिनी माता हमारे यहाँ सांसद भी रही और समाज सेविका भी रही वो काफ़ी। तो ममता मई माँ मिनी माता, ये उनके जीवन परिचय पे इन्होंने एक रचना की है केयूर भूषण साहब ने। इसके अतिरिक्त ये छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार माने जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा कौन सा निबंध है, तो छत्तीसगढ़ी के प्रथम निबंध कहने वाले तो राड़ी ब्राह्मण के दुर्दशा। अब चलते हैं हम अगले साहित्यकार की ओर, डॉक्टर पालेश्वर शर्मा। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा की प्रमुख रचनाएं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तिरिया जन्म झनी दे, तिरिया मतलब लड़की होता है छत्तीसगढ़ी में, तो वो कह रहे हैं कि मुझको जन्म लड़की के रूप में ना देवें, इस तरीके से संदर्भित ये छत्तीसगढ़ी कहानी है। फिर सुसक झन कुर्री सुरताले, ये भी छत्तीसगढ़ी कहानी है। ये दोनों ही काफ़ी एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं। इसके बाद जो रचनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं परंपरा, छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार, ये भी इनकी प्रमुख रचना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ परिदर्शन, फिर छत्तीसगढ़ी शब्दकोश जो कि बिलासपुर द्वारा प्रकाशित है। तो इस तरीके से कुछ शब्दकोश वाले जो साहित्यकार है, रचनाकार हैं, उनके नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मेंस वगैरह में जो प्रश्न बनते हैं वो इसी तरीके से उठा के पूछ लेते हैं कि किन्हीं 3 ऐसे साहित्यकारों और उनके साहित्यों के नाम बताएं जिन्होंने छत्तीसगढ़ी शब्दकोश की रचना की है, या छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के विकास में प्रमुख साहित्यकारों का योगदान बताएं। तो ये आपको कोट करते बनेगा कि पालेश्वर शर्मा जी की कौन सी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, जो कि बिलासा कला मंच बिलासपुर द्वारा प्रकाशित है, वो भी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश है।
इसी तरीके से कृति प्रबंध पटल ये निबंध है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक इतिहास, ये भी पालेश्वर शर्मा और अभिलाष शर्मा द्वारा दोनों के जॉइंट वेंचर पे लिखी हुई किताब है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का समाज और शास्त्रीय रूप, लोकोक्ति आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी से हिंदी कैसे शब्दों को जाना जाए उसके बारे में है। छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार और रीति रिवाज, तो ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम अगले साहित्यकार की ओर। यह है दानेश्वर शर्मा जी। दानेश्वर शर्मा जी की जो प्रमुख रचना है वो हर मौसम छंद लिखूंगा, तो ये बेसिकली काव्य है, ये जो रचना जो है। इसके बाद बेटी के विदा, बेटी के विदा काव्य है, और दानेश्वर शर्मा जी के साथ साथ इनको श्यामलाल चतुर्वेदी जी की भी रचना मानी जाती है, बेटी के विदा, तो इसको यहीं पे आप ध्यान में रखिएगा। ये है बेटी के विदा, और एक है रचना बेटी विदा, वो ब्रिजलाल शुक्ल जी की है। तो वो दोनों में नाम में कन्फ्यूज़न मत होना कि कौन सी रचना किसकी, एकदम स्पष्ट रहना है आपको। बेटी के विदा कहेगा तो दानेश्वर शर्मा या श्यामलाल चतुर्वेदी जी, जबकि बेटी विदा बस बोलेगा तो ब्रिजलाल शुक्ल जी। ठीक है। इसके बाद इनकी जो रचना है दानेश्वर शर्मा की वो है लवकुश। छत्तीसगढ़ी के लोकगीत औ सरग ले डोला आइस, सरग मतलब स्वर्ग को कह रहा है छत्तीसगढ़ी में, और डोला मतलब किसी प्रकार का विशेष विमान आ रहा है, ऐसा ये संदर्भ कह रहा है, सरग ले डोला आइस। तो ये भी रचना दानेश्वर शर्मा जी की है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दैट आफ्टर चलते हैं अगले साहित्यकार की तरफ, श्यामलाल चतुर्वेदी। ये इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के जो राजभाषा आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, और इनकी जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं हम। पर्रा भर लाई ये काव्य है, फिर राम वनवास ये खंड काव्य है, भोला राम बनिस ये कहानी है, जबकि माया की मोटरी और बेटी के विदा, जैसा कि मैंने बताया कि बेटी के विदा इनकी भी रचना मानी गई है। फिर इसके अतिरिक्त श्यामलाल चतुर्वेदी जी को 2018 में पद्मश्री दिया गया है, तो इसको भी आप यहीं पे ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूं, तो इनकी रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 2018 में ही इनको पद्मश्री दिया गया था और 19 में इनका देहांत हो गया है। तो ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाकार हो जाते हैं साहित्यकार हमारे लिए, कभी भी इनकी रचनाएं पूछी जा सकती है। चलते हैं अपने अगले साहित्यकार की तरफ, डॉक्टर विनय कुमार पाठक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि राजभाषा आयोग मैंने बताया प्रथम अध्यक्ष श्यामलाल चतुर्वेदी थी, और अभी वर्तमान कंटेक्स्ट मतलब आखिरी जो चौथे नंबर के अध्यक्ष रहे, मतलब भूतपूर्व, अब ये नहीं है, डॉक्टर विनय कुमार पाठक। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम समीक्षात्मक साहित्यकार माना जाता है। समीक्षात्मक साहित्यकार कहने का तदार्थ ये है कि ये समीक्षाएं करते हैं कि अभी तक छत्तीसगढ़ में कैसी साहित्य रचना है, क्या है, मतलब उनके गुण दोष के बारे में बात करते हैं, क्या अच्छा होना चाहिए। तो ये समीक्षात्मक साहित्यकार हैं छत्तीसगढ़ के पहले। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी भाषा के जो आज आप स्थिति देख रहे हैं कि वो काफ़ी सुदृढ़ हो गई है, परिष्कृत हो गई है, तो उसमें इनका काफ़ी योगदान है। जब ये राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे तो इन्होंने छत्तीसगढ़ी पे काफ़ी काम किया है, तो इनके काम काफ़ी सराहनीय है, और इनकी रचनाएं आपको ध्यान में भी रखनी है। तो इनमें इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो मैं एक बार हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ लोक कथा, इसके बाद छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार, तो इसमें छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकारों के बारे में आपको मिल जाएगा पढ़ने को। इसके बाद एक रुख एक शाखा, मतलब रुख कहने का मतलब छत्तीसगढ़ी में वृक्ष होता है, पेड़ होता है, शाखा मतलब उसकी डाली, तो एक रुख एक शाखा, ये इनकी रचना है, ये जीवन संस्मरण है एक तरीके का। फिर भोजली एक छत्तीसगढ़ी त्रैमासिक पत्रिका है जो कि इनके द्वारा प्रकाशित संपादित थी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर अकादशी औ अनचिन्हार, ये इनकी काव्य रचना है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर छत्तीसगढ़ी गीतों का एक संग्रह है इनका, वो है सुग्गर गीत, ये भी एक रचना इनकी है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हिंदी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, जो कि सन 2000 में डॉक्टर पालेश्वर शर्मा और विनय कुमार पाठक जी ने लिखी थी, तो ये काफ़ी चेंज लाता है छत्तीसगढ़ी के संदर्भ में, तो ये रचना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद किसको कहें भला अपना, ये काव्य है इन्हीं का। फिर भारतीय दर्शन और अम्बेडकरवादी दलित चिंतन, अम्बेडकर साहब के ऊपर ये काफ़ी रचनाएं लिखते हैं, उनमें से ये एक है और ये आपको ध्यान में रखना है।
फिर लोक व्यवहार एवं कार्यलनी छत्तीसगढ़ी, तो ये प्रशासनिक लोग भी इस किताब का इस्तेमाल करते हैं कि कार्यलनी छत्तीसगढ़ी में कैसी भाषा होना चाहिए। तो ये जब अध्यक्ष थे राजभाषा आयोग के, उसी समय की इनकी रचना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण, इसके लेखक जो हैं विनय कुमार पाठक के साथ विनोद कुमार वर्मा, जो इनके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और छत्तीसगढ़ के काफ़ी बड़े साहित्यकार भी हैं विनोद कुमार वर्मा। तो दोनों ने मिल के ये रचना लिखी है। मतलब ये किताब है छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण, जो कि अभी का कंटेक्स्ट आप देखें तो छत्तीसगढ़ में एक आइडियल बुक की तरह अब इस्तेमाल की जा रही है। पीएससी वगैरह भी उसको रेफर करते हैं, तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं इस किताब को। चलिए इसके बाद चलते हैं अपने अगले साहित्यकार की ओर, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। जैसे कि मैंने बताया कि विमल कुमार पाठक जी के ही मित्र हैं, तो इनकी भी रचनाएं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे पुनरावृत्ति, ये एक उपन्यास है, छोटा उपन्यास है। फिर मछुआरे की लड़की, ये काफ़ी हिंदी में ही रचनाएं ये करते हैं। मेरी प्रतिनिधि कहानियाँ, फिर समकालीन विमर्श के बदलते प्रतिमान, फिर विमर्श के निष्कर्ष पर छत्तीसगढ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में ये रचना इनकी आई थी, विमर्श के निष्कर्ष पर छत्तीसगढ़, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण, ये वही विनय कुमार पाठक और इनकी जो संयुक्त लेखन में आया था 2018 में। फिर छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण, मानकीकरण के बारे में हम लोग पहले क्लासेस में जाना है। तो ये छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण किताब किनकी है, तो विनोद कुमार वर्मा और नरेंद्र कौशिकी अमसेवनी वाले, तो ये दोनों ने ही मिल के इसको लिखा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले साहित्यकार की ओर, डॉक्टर विमल कुमार पाठक। तो इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। गवई गीत, ये छत्तीसगढ़ी काव्य है। फिर छत्तीसगढ़िए जाग गए हैं, ये एक तरीके का रचना है इनकी। फिर छत्तीस गीत, छत्तीसगढ़ के 36 गीत, इस टाइप की रचना है इनकी। फिर छत्तीसगढ़ के हीरे कहाँ गए वे लोग। फिर हिंदुस्तान एक है। फिर चिंगारी के फूल, और छत्तीसगढ़ी साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन एवं अगली रचना है योजना की सिद्धि हो। तो कुछ हिंदी तदार्थ में इनके रचनाएं हैं और कुछ छत्तीसगढ़ी के, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद चलते हैं अगले साहित्यकार की ओर, डॉक्टर शंकर शेष। इनका ये किताब आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, ये डॉक्टर शंकर शेष की किताब है और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट किताब भी है छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद घरौंदा, घरौंदा इनके द्वारा लिखा एक उपन्यास है और घरौंदा पे मूवी भी बन चुकी है, मतलब फिल्म इस पर बनाई जा चुकी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दूरियाँ, मतलब 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं डॉक्टर शंकर शेष की, ये तीनों ही आपको ध्यान में रखने हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, घरौंदा और दूरियाँ। दैट आफ्टर चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार की ओर, ये है शिव अनुराग पटरैया। तो बेसिकली इनका जो किताब है वो छत्तीसगढ़ से संदर्भित किताबें होती हैं। छत्तीसगढ़ के आप कहें तो सामान्य अध्ययन की तरफ ज़्यादा होता है, आप इनकी किताबों को पढ़ के नॉलेज गैदर कर सकते हैं जीएस पेपर के लिए आपके। तो छत्तीसगढ़ एक किताब है इनकी जो कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित है। छत्तीसगढ़ 2018 ये राज्य का संदर्भ ग्रंथ इन्होंने लिखा था, और छत्तीसगढ़ संदर्भ 2013, उसके बाद अभी रिसेंटली जो आई थी छत्तीसगढ़ संदर्भ 2019। तो ये सारी रचनाएं शिव अनुराग पटरैया साहब की है, तो इनको आप ऐसे ही ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले साहित्यकार की ओर, पंडित शिवदास पांडे। ये इनका नाम आपको ध्यान रखना जरूरी है। इनकी रचना है छत्तीसगढ़ी दान लीला, जबकि दान लीला किसकी रचना थी, पंडित सुंदर लाल शर्मा। तो उन्हीं से प्रभावित होके ये उनके कुछ 4 यूनिटों को उठा के ये छत्तीसगढ़ी दान लीला की रचना करते हैं। दान लीला हिंदी में लिखी गई थी और छत्तीसगढ़ी दान लीला इन्होंने लिखी शिवदास पांडे ने, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर शिवशंकर शुक्ल साहब जो अगले साहित्यकार हैं हमारे, वो उनकी रचनाएं हैं दिया के अंजोर, ये एक उपन्यास है। फिर मोंगरा, जिसके बारे में मैं बताया था आपको कि कुछ साहित्यकार जो हैं शिवशंकर शुक्ल की इस मोंगरा उपन्यास को भी छत्तीसगढ़ी की पहली कहानी मानते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें, इसको आप ऑप्शन के हिसाब से ही टिक करिएगा जो आपको ऑप्शन में वहाँ अवेलेबल होगा। फिर रधिया, ये भी इनकी कहानी है। डोकरी के कहानी, डोकरी मतलब वृद्धा को कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, ये बाल कहानी है, मतलब बच्चों को सुनाने योग्य, जो जैसे दादी नानी की कहानी कहते हैं वैसे ही डोकरी के कहानी, तो वो कहानियों का एक संग्रह है। फिर दामाद बाबू दुलरू, ये एक व्यंग की तरह कहानी है। फिर छत्तीसगढ़ी कहानियाँ, मतलब ये भी कहानी संग्रह। तो शिवशंकर शुक्ल जी की जो प्रमुख रचना है वो दिया के अंजोर और मोंगरा, ये आपको ध्यान में रखना है।
फिर सुखलाल प्रसाद पांडे, इनको आपको याद रखना है क्योंकि शेक्सपियर का एक नाटक है कॉमेडी ऑफ इरर्स जो इंग्लिश में है, उसका अनुवाद इन्होंने छत्तीसगढ़ी में किया था। तो किसने किया है ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है, तो सुखलाल प्रसाद पांडे आपको इनका नाम याद रखना है। फिर गिया और भूल भुलैया ये भी इनकी रचना है, और छत्तीसगढ़ गौरव ये एक संदर्भ ग्रंथ है छत्तीसगढ़ गौरव, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले साहित्यकार की तरफ। ये है कपिलनाथ कश्यप। ये काफ़ी जो है धार्मिक चिंतन वाली किताबें ज़्यादा इन्होंने लिखा है, धर्म से संबंधित किताबें ज़्यादा हैं। खंड काव्य और महाकाव्य पंडित सुंदरलाल शर्मा के बाद अगर अधिकाधिक किसी ने लिखा है तो कपिलनाथ कश्यप साहब हैं। इनकी बहुत सी रचना है, इसमें से प्रमुख हम लोग देख लेते हैं। श्री राम कथा एक महाकाव्य है जो कि कपिलनाथ कश्यप जी की है। फिर श्री कृष्ण कथा और श्री महाभारत, ये तीनों के तीनों महाकाव्य हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। फिर सीता की अग्नि परीक्षा एक खंड काव्य है, ये जैसे देख पा रहे हैं कि लगभग सभी भगवानों से रिलेटेड हैं, तो ये उसी टाइप की रचनाएं ज़्यादा लिखा करते थे। फिर गजरा एक काव्य है। अब तो जागो रे, मतलब ये एक उद्घोषका की तरह है। फिर अंधियारी रात एक छत्तीसगढ़ी नाटक है इनके, और गुरावट बिहाव ये भी छत्तीसगढ़ी नाटक है। गुरावट प्रक्रिया जो है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ संस्कृति में चलती है, आदिवासियों में भी चलता है। आपको पता है कि वर वधू का जो लेन देन होता है कि एक घर से अगर वधू लाई गई है तो आप अपनी भी एक बेटी उनके यहाँ बिहाते हैं, तो ये गुरावट का प्रोसेस है। उसी पे ये एक नाटक उन्होंने रचना की है, गुरावट बिहाव, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर नवा बिहान ये छत्तीसगढ़ी नाटक है, इनको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि नवा बिहान हमारे यहाँ कार्यक्रम भी चलता है छत्तीसगढ़ में, तो रचना भी आपसे पूछा जा सकता है कि नवा बिहान किसकी रचना है, तो कपिलनाथ कश्यप साहब। फिर डहर के कांटा इनकी कहानी है। डहर के फूल ये भी एक कहानी है। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता का इन्होंने छत्तीसगढ़ी में काव्य अनुवाद किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अलग से हटके वाले जो फैक्ट हैं वो आपसे कभी कभी पूछते हैं लोग। फिर इन्हीं से मिलता जुलता नाम है कपिलनाथ मिश्र जो अगले साहित्यकार हैं, तो इनकी एक ही रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खुसरा चिरई के बिहाव। खुसरा मतलब घर में घुसा रहने वाला, चिरई मतलब चिड़िया, और बिहाव मतलब शादी। तो ये व्यंग की तरह एक स्टोरी है खुसरा चिरई के बिहाव, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले साहित्यकार की ओर। ये है पंडित गोपाल मिश्र। इनके बारे में हम लोगों ने जब मध्यकाल वाला पार्ट देखा था तो स्फुट रचनाओं के समय इनको हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ हम थोड़ा विस्तृत परिचर्चा उनकी कर लेते हैं गोपाल मिश्र साहब की। गोपाल मिश्र जी की जो प्रमुख रचना है खूब तमाशा, ये आप सभी को पता है बचपन से, अगर आप हिंदी की जो कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आपको ये मिलेगा ही। खूब तमाशा किनकी रचना है, गोपाल मिश्र की। इसके अतिरिक्त सुदामा चरित्र, फिर भक्ति चिंतामणि ये प्रबंध काव्य है। इसके बाद जैमिनी अश्वघोष ये पूछा जा चुका है। इसके बाद है राम प्रताप, ये भी प्रबंध काव्य है और राम जी के जीवन पे आधारित राम प्रताप जो है एक रचना है, और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है क्योंकि राम प्रताप पे एक विशेष तथ्य है कि राम प्रताप की जो रचना है वो शुरुआत तो गोपाल मिश्र साहब ने की थी पर वो पूरा नहीं कर पाए थे, उसको पूरा करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके पुत्र जो हैं गोपाल मिश्र वो इनको पूरा लिखते हैं राम प्रताप को। तो ये जो है आपका राम प्रताप, ये दोनों की रचना है। राम प्रताप जो है पूछा जाता है एग्जाम में, राम प्रताप, इसको अच्छे से याद रखेंगे आप। राम प्रताप जो रचना है ये गोपाल मिश्र साहब ने स्टार्ट की थी और पूर्ण किसने किया, तो उनके पुत्र गोपाल मिश्र माखन मिश्र ने की, सॉरी माखन मिश्र साहब ने की। तो दोनों के नाम से ये पूछ लेता है कि गोपाल मिश्र और माखन मिश्र की रचना है, ये आपको दोनों में लगा के दे सकता है। कभी अगर सिंगल दिया कि गोपाल मिश्र की रचना है तो हाँ उनकी रचना भी है, और माखन मिश्र द्वारा जी ये पूरी की गई है तो ये उनकी भी रचना हो जाती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ तथ्य हैं इनके व्यक्तित्व से रिलेटेड, वो हम जान लेते हैं गोपाल मिश्र साहब के बारे में। तो गोपाल मिश्र साहब कलचुरी वंश के राजा राज सिंह के दरबारी कवि थे, आपको ये ध्यान में रखा जाना है। इसके अतिरिक्त इनको छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इनका अगर पूरा नाम देखें तो गोपाल चंद्र मिश्र है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर जो खूब तमाशा जो रचना इनकी काफ़ी फेमस है वो राजनीतिक संदर्भों से रिलेटेड एक किताब है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अपने अगले साहित्यकार की तरफ। माखन मिश्र, जैसे कि मैंने बताया कि ये गोपाल मिश्र के पुत्र हैं और राम प्रताप
की रचना की जो पूर्णता है वो इनके द्वारा की जाती है। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचना है श्री नाग पिंगल छंद विलास, ये आप ध्यान में रखिएगा, एक ही रचना इनकी अलग से जो है इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले साहित्यकार की ओर, राजीव रंजन प्रसाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आधुनिक काल के जो लेखक हैं उनमें ये एक अलग विचारधारा में लिखने वाले लेखक हैं और इनको 2 राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं इनके रचनाओं के लिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछले ही साल पीसी के किसी एग्ज़ाम में इनको पूछा भी गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इनकी रचनाएं बेसिकली बस्तर में रहते हैं और बस्तर से ही संबंधित, बस्तर के आसपास से संबंधित इनकी रचनाएं बहुत सी हैं, तो देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। आमचो बस्तर, ये उपन्यास है। उसके बाद ढोलकल, जैसा कि आप जानते हैं ढोलकल का गणेश मंदिर काफ़ी फेमस है, ढोलकल ये भी उपन्यास है। फिर बस्तर 1857, ये भी उपन्यास है, बस्तर के 1857 के समय जो भी सिचुएशन थी उसके बारे में ये रचना है। फिर अश्वस्थामा, ये पर्यटन आधारित किताब है, पर्यटन से संबंधित इनकी बहुत सी किताबें पूरे भारत में फेमस हैं, देख लेते हैं कौन सी। तो बस्तर के जननायक, ये शोधालेख है। फिर बस्तरनामा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, शोध ग्रंथ है ये। बस्तरनामा के लिए इनको राहुल सांस्कृतायन पर्यटन पुरस्कार मिला है 2018 में इनको, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद मौन मगध में ये इनकी रचना है, ये भी शोध ग्रंथ है और इसके लिए इनको मिला था इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार सन 2014 में, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं और इनकी रचनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, तो आप इनको बिल्कुल अपने दिमाग में फ्रेम कर लें कि कौन कौन सी रचना राजीव रंजन प्रसाद साहब की है। फिर नेक्स्ट जो साहित्यकार है हमारे पंडित अनंत प्रसाद पांडे, इनकी जो बेसिकली ये रायगढ़ के निवासी थे और रायगढ़ से रहकर रायगढ़ के बारे में भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। लोकोक्ति संग्रह, छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का संग्रह इनकी एक किताब है। फिर छत्तीसगढ़ी कहावतें, छत्तीसगढ़ी शब्द संग्रह, ये फिर से एक शब्दकोश है, डिक्शनरी है, तो इनका भी नाम आप ध्यान में रखें कि छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के विकास में अगर आपको रचनाकार, प्रमुख रचनाकार पूछे तो ये इनका नाम आपको याद रहना चाहिए। फिर रायगढ़ से, जैसे मैंने बताया कि बेसिकली रायगढ़ से संबंधित है, तो रायगढ़ का इतिहास ये लिखते हैं और रायगढ़ राज्य का भूगोल, ये भी दोनों रचनाएं पंडित अनंत प्रसाद पांडे जी की है। फिर अगले साहित्यकार हैं हमारे अमृतलाल दुबे, इनका जो रचना है तुलसी के बिरवा जगाए, ये एकमात्र रचना इनकी इम्पॉर्टेंट है अमृतलाल दुबे साहब की, इसको ऐसे ही याद रखें आप। फिर अरुण निगम, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट साहित्यकार हैं, ये छत्तीसगढ़ी भाषा में और छत्तीसगढ़ी से संबंधित काफ़ी चीज़ें लिखते हैं, तो जैसे छंद के छ है ना, जैसे हम लोग कहते हैं अनार किया, आम किया, तो वैसे ही छंद के छ, छंद को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने ये काव्य रचना की है, छंद के छ। फिर शब्द गठरिया बांध, ये मतलब हिंदी छंद काव्य है इनकी। फिर चैत के चंदनिया, ये भी हिंदी छंद काव्य है, तो ये तीनों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले साहित्यकार की तरफ, कृष्ण कुमार शर्मा, इनकी एक ही रचना है छेरछेरा। छेरछेरा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पर्व भी होता है, आपको पता है, तो ये इंपॉर्टेंट रचना है, आपको पूछ सकता है छेरछेरा की रचना है, तो कृष्ण कुमार शर्मा साहब की। इसके बाद डॉक्टर कांति कुमार जैन, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, क्योंकि छत्तीसगढ़ी शब्दों के शब्द विकास और शब्दकोश में इनका नाम काफ़ी प्रचलित है, ये इनकी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि छत्तीसगढ़ी बोली, ये एक रचना है। इसके बाद व्याकरण और कोश, मतलब छत्तीसगढ़ी से संबंधित ही व्याकरण और कोश की रचना इन्होंने की है। इसके बाद कुंज बिहारी चौबे, जो कि अगले साहित्यकार है हमारे, इनका है गांधी गौरा और बियासी गीत। ये गीत बेसिकली गीत ज़्यादा लिखा करते थे, तो उसी से संबंधित इनकी रचनाएं भी हैं। फिर कोदूराम दलित, इनकी एक रचना है सियानी गोठ। सियान मतलब बुजुर्ग को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, तो या आप कहें कि वयस्कों की बातें या परिपक्व बातें, तो ये उस तदार्थ में है सियानी गोठ, इसको आपको ध्यान में रखना है, कोदूराम दलित साहब की रचना है। फिर चलते हैं अपने अगले साहित्यकार की तरफ, यह है डॉक्टर खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल जी का नाम आपके इतिहास में भी आपको मिलेगा, ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और प्रमुख छत्तीसगढ़ के साहित्यकार भी हैं। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, लगातार पूछते हुए आ रहा है पीएससी और व्यापम, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। करम छड़ा, ये खूबचंद बघेल द्वारा लिखित नाटक है। उसके बाद ऊंच और नीच, ये भी नाटक है।
फिर लेड़गा, ये भी नाटक है, मतलब बेसिकली ये नाटक के रचनाकार ज़्यादा है, नाटक ही इनके द्वारा लिखा गया है। फिर सुजान इनकी रचना है। उसके बाद जनरल सिंह, ये आ चुका है एग्ज़ाम में, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगले साहित्यकार की तरफ चलते हैं, डॉक्टर गंगा प्रसाद गुप्त। तो इनकी रचना है छत्तीसगढ़ का साहित्य और उसके साहित्यकार, एकमात्र रचना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। इसके बाद अगले साहित्यकार हैं गिरवर दास वैष्णव। इनकी एकमात्र रचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है छत्तीसगढ़ी सुराज। ये छत्तीसगढ़ी सुराज जो है ऐतिहासिक संदर्भ से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 1936 में प्रकाशित हुआ था और उस समय जो त्रिपुरी जो कि जबलपुर में है, वहाँ जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उस वक्त इसको वहाँ पे बांटा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ी सुराज जो है गिरवर दास वैष्णव साहब की रचना है। और इन्हीं से एक मिलता जुलता नाम है नरसिंह दास वैष्णव, तो उनको भी आप यहीं पे ध्यान रख लीजिएगा। नरसिंह दास वैष्णव को जन्मांध कवि कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। गिरवर दास वैष्णव नहीं है वो, है ना, ध्यान रखने। गिरवर दास वैष्णव का नाम आया है तो मैं यहीं पे उनको कोरिलेट कर ले रहा हूँ। नरसिंह दास वैष्णव छत्तीसगढ़ के जन्मांध कवि कहे जाते हैं, छत्तीसगढ़ के सूरदास कहे जाते हैं। ठीक है, वो जन्म से ही अंधे थे और उनकी जो रचनाएं हैं वो भगवान से कोरिलेटेड होती हैं। वो अंधे होते हुए भी भगवानों की इतनी अच्छी आख्यान करते हैं अपनी रचनाओं में, इसलिए उनको छत्तीसगढ़ का सूरदास या छत्तीसगढ़ के जन्मांध कवि कहते हैं। तो उनको यहीं पे आप याद रख लीजिए। फिर गीतेश अमरोहित साहब, ये इनकी जो प्रमुख रचना है मानक छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, इनको आप ध्यान में रखिएगा। फिर चलते हैं अपने अगले साहित्यकार की तरफ, चंद्र कुमार चंद्राकर। तो चंद्र कुमार चंद्राकर साहब भी छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित किताबों के लिए मतलब ख्याति प्राप्त हैं। भाषा सुधार के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। तो इनके जो रचना है आपको ध्यान में रखने चाहिए। वृहद छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, फिर से शब्दकोश वाला अगर आए तो आप चंद्र कुमार चंद्राकर साहब का नाम लिख सकते हैं, और इनकी एक रचना लिखने बोले तो कम से कम 2 रचनाएं तो याद रहनी चाहिए आपको। फिर छत्तीसगढ़ी कहावतें लोकोक्ति, छत्तीसगढ़ की वर्तनी। फिर अगली रचना है छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश। तो देख रहे हैं छत्तीसगढ़ी और भाषा से और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश से रिलेटेड आसपास ही इनकी रचनाएं बेसिकली हैं। फिर मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण, इसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा का वर्तमान स्वरूप। तो ये सारी की सारी रचनाएं चंद्र कुमार चंद्राकर साहब की हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। फिर चलते हैं अगले साहित्यकार की तरफ हमारे, वो है डॉक्टर जो है चित्तरंजन कर। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो है छत्तीसगढ़ी की व्याकरणिक कोटियाँ, उसके बाद छत्तीसगढ़ी गजल और मुकुंद कौशल। फिर छत्तीसगढ़ के अभिलेखों के नाम, तो ये बेसिकली संपादकीय वाले एडिशन वाले रचनाएं हैं इनकी। इसके बाद बोलचाल की छत्तीसगढ़ी, तो ये भी भाषा संबंधित एक किताब है, बोलचाल की छत्तीसगढ़ी। तो इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले साहित्यकार की तरफ, जगन्नाथ प्रसाद भानु। जगन्नाथ प्रसाद भानु को छत्तीसगढ़ का प्रथम पिंगल शास्त्री माना जाता है। पिंगल शास्त्री कहने का मतलब जो कि व्याकरण के विशेष बंधों पे लेख लिखते हों, विशेष चीज़ों पे लेख लिखते हों, तो इसी प्रकार के रचनाकार थे जगन्नाथ प्रसाद भानु साहब। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। छंद प्रभाकर, काव्य प्रभाकर। देखो छंद प्रभाकर मतलब उसमें छंद की विशेषताएं, छंद के बारे में आलेख लिखे गए हैं। काव्य प्रभाकर, छंद सरासावली हो गया। फिर अलंकार प्रश्नोत्तरी, फिर अलंकार दर्पण, रस रत्नाकर, इसी तरीके से हिंदी काव्य अलंकरण, उसके बाद काव्य प्रबंध, फिर नायिका, भेद शंकावली, इस टाइप की रचनाएं ये इनकी है। तो इनको छत्तीसगढ़ के प्रथम पिंगल शास्त्री कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, जगन्नाथ प्रसाद भानु साहब को। फिर अगले रचनाकार हैं जीवन यदु साहब, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। झील की मुक्ति के लिए, अनकहा है जो तुम्हारा, ये दोनों ही काव्य हैं। फिर अगली रचना है ऐसनेच रात पहाई। ऐसनेच रात पहाई ये छत्तीसगढ़ी रचना है और काव्य नाटिका है, काव्य के रूप में नाटक है ये, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर लोक स्वप्न में लिली हंसा, ये निबंध है एक तरीके का। फिर छत्तीसगढ़ी कविता संदर्भ एवं मूल्य, ये एक समीक्षा ग्रंथ है जीवन यदु साहब की। ये प्रमुख रचना है, इसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर चलते हैं अगले साहित्यकार की तरफ, जे आर सोनी। ये है सतनाम
की दार्शनिक पृष्ठभूमि, ये इनकी रचना है और ये आ चुका है एग्ज़ाम में, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। फिर बबूल की छाँव, ये एक काव्य है इनकी। फिर नगमंत कहानी है। उसके बाद मीरा, ये भी एक कहानी है। फिर चंद्रकला एक लघु कथा है, कहानी 6 ये भी। फिर उड़हरिया, ये छत्तीसगढ़ी उपन्यास है इनके द्वारा लिखा हुआ। उड़हरिया हमारे यहाँ विवाह का भी प्रोसेस होता है, और उड़हरिया कोई भाग जाता है उसको भी कहते हैं कि उड़हरिया उड़ा गए छत्तीसगढ़ी में। तो ये उड़हरिया जो है रचना जो है JR सोनी साहब की है। फिर चलते हैं अगले साहित्यकार की तरफ, तो ये है टिकेंद्र टिकरिया। तो इनकी रचना है गवैया, ये एक नाटक है। फिर साहू ले छुटकारा, ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है, ये छत्तीसगढ़ी नाटक है एक तरीके का। फिर नाक में चूना, फिर नवा बिहान, ये भी नाटक है इनका। फिर देवार डेरा, ये भी नाटक है। और पितरपिंड, तो ये भी सारी रचनाएं जो हैं ये टिकेंद्र टिकरिया साहब की है। उसके बाद चलते हैं अगले साहित्यकार की तरफ, ये है DP देशमुख। ये बेसिकली कला और परंपरा के रिलेटेड इनकी रचनाएं रहती हैं, तो देख लेते हैं। कला परंपरा, कला बिरादरी, ये इनकी रचना है। फिर साहित्य बिरादरी, फिर पर्यटन एवं तीर्थ धाम, फिर छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार। तो ये सब रचनाएं जो हैं डॉक्टर DP देशमुख साहब की रचनाएं हैं। अगले साहित्यकार की तरफ चलते हैं, दयाशंकर शुक्ल साहब। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन, यही एक इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है। इसके बाद द्वारिका प्रसाद विप्र जी, द्वारिका प्रसाद विप्र की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। राम और केवट संवाद, तो ये छत्तीसगढ़ी रचना है, राम और केवट संवाद। जैसा कि रामायण में आप कहानी में जानते हैं कि राम जी को जब नदी पार करनी होती है तो उनको जो पार कराने वाले होते हैं, बेसिकली नाव और मछली से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं वो ये केवट समुदाय करते हैं। तो राम जी और केवट के बीच जो संवाद हुआ उसी पे आधारित ये रचना